नमस्ते बच्चों, नोटबुक में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्रिया एवं उसके भेदों पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम सर्वप्रथम क्रिया की परिभाषा को समझते हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, मोहन रो रहा है। यहाँ जाना, रोना क्रिया है। कर्म के आधार पर क्रियाओं को दो भागों में बांटा गया है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया जिन वाक्यों में कर्ता के साथ कर्म का प्रयोग न हो, उन वाक्यों की क्रियाएं अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आती हैं। जैसे रोहन हंसता है, विवेक दौड़ता है। सकर्मक क्रिया जिस क्रिया से होने वाले व्यापार का फल कर्ता के बजाय कर्म पर पड़े, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे रमेश गाना गाता है, राजीव पत्र लिख रहा है। पुनः सकर्मक क्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं, एक कर्मक एवं द्विकर्मक। यदि वाक्य में एक कर्म हो तो उस वाक्य की क्रिया एक कर्मक कहलाती है। जैसे माँ स्वेटर बुनती है। इसी तरह जिस वाक्य में दो कर्म हो, उस वाक्य की क्रिया द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे शिक्षक बच्चों को पुरस्कार देते थे। ऐसे दो कर्म वाले वाक्यों में प्रायः पहला कर्म प्राणीवाचक होता है, इसे गौण कर्म भी कहा जाता है। वाक्य में दूसरा कर्म अप्राणीवाचक होता है, इसे मुख्य कर्म कहते हैं। अतः बच्चों गौण कर्म एवं पुरस्कार मुख्य कर्म के अंतर्गत आएंगे। इसके अलावा प्रेरणार्थक क्रिया और सहायक क्रिया भी होती है। जिस स्थान पर कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, वहां की क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे मोहन रमेश से रोटी बनवाता है, राजा कवि से गाने लिखवाता है। सहायक क्रिया कभी कभी वाक्यों में एक से अधिक क्रियाएं देखने को मिलती हैं। ऐसे में मूल क्रिया को छोड़कर बाकी सभी क्रियाएं सहायक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे मैं नाचने लगा, तुम रोने लगे। यहाँ लगा और लगे सहायक क्रियाएं हैं। तो बच्चों, यह था क्रिया से संबंधित हमारा वीडियो पाठ। हमें उम्मीद है कि आप क्रिया के भेदों और उनके बीच के बारीक अंतर को बखूबी समझ गए होंगे। पाठ को ठीक से समझने के लिए इस वीडियो को बार बार देखिए। एक नए पाठ के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं।